गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपको ईटीएफ के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, और ईटीएफ इन्वेस्टिंग सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो एक डर पैदा हो जाता है किसी के भी मन में कि स्टॉक मार्केट का मतलब लॉस होता है। ठीक है, बहुत लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के का मतलब टोटल लॉस होता है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में हमें सोचना चाहिए और इन्वेस्टिंग करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन में आप डेली ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें आप अपना पैसा लॉस कर सकते हैं। तो लोगों के मन में क्या विचार आता है कि गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो सारा अपना बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशंस की कोई करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो छोटे स्तर पर काम करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उनका पैसा मार्केट में जाना ही जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो ही इस मैदान में जीतते हैं। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में हमें सोचना चाहिए। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक्स इन डिफरेंट बास्केट्स, यानी एक्स का मतलब हमारे एसेट्स हो गए। ठीक है, हमारे एसेट्स अलग अलग बास्केट्स में होने चाहिए। कभी भी हमारे एक्स एक सिंगल बास्केट के अंदर नहीं होने चाहिए। दिस इज द बफेट सक्सेस स्ट्रेटेजी। बफेट ने ये कहा था कि एक तो लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, इस चीज़ का प्रैक्टिकल बफेट ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स हैं, बफेट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक्स इन डिफरेंट बास्केट्स। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास एफडी में मान लीजिए पैसा है, तो टोटल एफडी के अंदर पैसा नहीं रखना चाहिए। उस पैसे को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे सपोज कुछ परसेंटेज आपने एफडी में रखा है, कुछ आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग किया है या ईटीएफ में इन्वेस्टिंग किया है। तो इस तरीके से आपको उसको, कुछ आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग किया है। तो ये जो चीज़ है, यही चीज़ एक्स इन डिफरेंट बास्केट्स कहलाती है। आइए देखते हैं, हम एक छोटे से सैंपल को हम समझते हैं कि जैसे सपोज आपकी इनकम है। देखो, सपोज आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ क्या अर्निंग कर रहे हैं, 50,000 रुपये मान लीजिए महीने की, और आपके पास अभी कोई भी एसेट नहीं है, और आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं कि हमें कुछ इन्वेस्टिंग करना चाहिए लाइफ में, कुछ एसेट हमें बनाना चाहिए। ठीक है, आप क्या एसेट आप बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले यदि आप 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, तो ये एक अच्छा अमाउंट होगा। ये एक अच्छा अमाउंट तभी होगा जब आप इसको एक इन्वेस्टिंग मॉडल पे लेके आएंगे। यदि आप 50,000 रुपये कमाते हैं और 50,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसका मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस तो है ही, लेकिन क्या है, आपकी कोई भी फ्यूचर इन्वेस्टिंग नहीं होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम फ्यूचर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि आपने 50,000 में 20%, अप्रोक्सीमेटली 20% आपने अलग किया इसको, यानी 5 या 5 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपने सपोज 10,000 में भी आपने 2,000 लार्ज कैप के अंदर डाल दिया, 2,000 मिड कैप के अंदर डाल दिया, और 1,000 आपने स्मॉल कैप के अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द 10% है, टोटल 20% है, तो रेस्ट ऑफ द 10% 5,000 है। 2,000 आपने रिकरिंग एफडी के अंदर डाल दिया है, 2,000 आपने गोल्ड के अंदर डाल दिया, और 1,000 आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली आपने 20 ईयर्स तक किया। कितने सालों तक फ्रेंड्स? 20 ईयर्स तक ही आपको करना ही करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको करना है। इसमें अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, मान लीजिए कम तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। 2,000 की जगह पे 2,500 हो सकता है, 2,200 हो सकता है। ठीक है, 3,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, आगे फ्यूचर में जब आपकी अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तब की बात करें। तो इसका मतलब है कि आपके इनकम के जो सोर्सेज हैं वो हैं कुछ ना कुछ, यानी कि या तो आपका बिजनेस है,
या तो आपकी जॉब है, या कोई ना कोई आपका इनकम का सोर्स है। तो आपका इनकम का सोर्स होना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, तभी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और एक रेगुलर सोर्स होना चाहिए, और एक सस्टेनेबल सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो तभी जाके आप एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग प्लान कर सकते हैं। तो 10% हमने प्लान किया ईटीएफ के लिए। लार्ज कैप के जो ईटीएफ है उसमें किया, और मिड कैप के ईटीएफ है, और स्मॉल कैप के ईटीएफ है, यानी कि टोटल ईटीएफ के अंदर हमें करना है ETF। ठीक है, उसके बाद है 2000 आपने रिकरिंग एफडी के अंदर कर दिया, 2000 गोल्ड के अंदर, 1000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर कर दिया। अब देखिए, इसमें जो एनुअल सीएजीआर होता है 12% है, 18%, 22%, 7, 10, 7% है। ये आप समझ रहे होंगे कि लार्ज कैप में 12% का सीएजीआर होता है, मिड कैप में 18% का सीएजीआर होता है, स्मॉल कैप में अप्रोक्सीमेटली 20 से 22% का होता है। एफडी के अंदर 7% का हो गया, गोल्ड के अंदर 10% का होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर 6% के आसपास होता है, 6 to 7% आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये हो गए आपके एनुअल परसेंटेज, सीएजीआर परसेंटेज। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, एक उसमें चलते हैं हम कैलकुलेटर में, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर को ऑन करते हैं, कंपाउंडिंग। इसमें हम एसआईपी वाला कैलकुलेटर को करते हैं। अब यहाँ पर 2000 रुपीज हमने लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग किया, और लगातार करते रहे 12% के हिसाब से। ठीक है, लार्ज कैप के अंदर आप समझ रहे होंगे कि लार्ज कैप के अंदर जैसे निफ्टी 50 होता है, यानी निफ्टी 20 हो गया। ठीक है, ये वो लार्ज कैप के अंदर आते हैं। ऑटो 20 हो गया, लार्ज कैप के अंदर आते हैं। IT 20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मिड कैप हो गया, मिड कैप के भी कुछ ETFs हैं, वो ले सकते हैं। उसके बाद कुछ स्मॉल कैप हैं, जैसे HDFC स्मॉल कैप है, तो ले सकते हैं। ऐसे आपने कुछ ETF आपने सेग्रीगेट कर दिया, और आपने इनके अंदर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से 2000, 12% के हिसाब से, और 20 साल तक ही हमने किया, 20 ईयर्स तक किया, तो 19 मतलब 20 लाख के आसपास आपका हो जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 लैक्स। ठीक है, ये 20 लाख हो गए। उसके बाद मिड कैप यानी परसेंटेज हम चेंज कर देते हैं, इसमें 18% होता है, तो ये 46 लाख हो गया, 46 लाख। 46 लाख। उसके बाद 22% का कर लेते हैं हम। 22% का आ गया 85 लाख। ये होगा 85 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 7% के हिसाब से होगा। अभी इसमें परसेंटेज कुछ कम हो गई है, 7% के हिसाब से 10 लाख के आसपास होगा, तो ये 10 लाख हो गया। 10% के हिसाब से ये 15 लाख हो गया। और 6% के हिसाब से वही 9, 28, 10 लगा लीजिए आप। तो टोटल 20 ईयर्स में यदि आपकी इनकम 50,000 पर मंथ है, और 20% आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हर महीने 10,000, तो 20 साल में जाके जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो लगभग कितना होगा? 1,86,00,000। इसको हम सम कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये 1,86,00,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 साल में यदि आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इसका इफेक्ट आपने देख लिया होगा कि कितना इसका इफेक्ट है। ठीक है, छोटी छोटी जो अमाउंट है वो एक 20 ईयर्स में जाके कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सपोज आप सिर्फ अपना फंड एफडी के अंदर रखते हैं, तो वो भी रिस्की होता है। ठीक है, यदि आप पूरा लार्ज कैप के अंदर अपने पूरा फंड को डाल देते हैं, तो वो भी रिस्की रहता है। मिड कैप में डाल दिया, रिस्की रहेगा। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो बफेट का जो प्रिंसिपल है वो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कहता है कि हमें अलग अलग जगह पे अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे कुछ आपने ETF के अंदर कर दिया है, कुछ गोल्ड के अंदर कर दिया, कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर कर दिया, तो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एसेट्स है, एसेट क्लास है, उसके अंदर आपने एक पूरा बास्केट बन गया है।
अलग अलग बास्केट्स के अंदर आपने एग्स डाल दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बफेट की सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई सेक्टर डाउन हो जाता है, कभी कोई सेक्टर अप हो जाता है, तो वो अप डाउन चलता रहता है। लेकिन हमें उन ईटीएफ को या स्टॉक्स को हमें फोकस करना चाहिए जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, और करेक्शन के टाइम पे या क्रैश होने के टाइम पे वो कौड़ियों के भाव आपको मिल रहे हो। ठीक है, कौड़ियों के भाव आपको मिल रहे हो, तो ऐसे ही स्टॉक्स या ईटीएफ आपने उठाने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले कुछ ईटीएफ थे, 9 ईटीएफ थे। इन 9 ईटीएफ के ऊपर हमने स्टडी की, और हमने देखा कि ये एक्सपेक्ट जो रेट ऑफ रिटर्न है, ये बहुत ही अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो यही 9 ईटीएफ है जिनको हम फोकस कर सकते हैं, और इसकी हम एक बास्केट बना सकते हैं। तो एक बास्केट तो आपकी हो गई ईटीएफ की, एक बास्केट हो गई है। ठीक है, एक बास्केट आपकी ईटीएफ की हो गई, ये बास्केट हो गई है। दूसरी बास्केट आपकी एफडी की हो गई है। तीसरी बास्केट आपकी मेटल गोल्ड की हो गई है। और चौथी बास्केट आपकी हो गई एनएससी। ठीक है, और पांचवी बास्केट भी हो सकती है यदि आपके पास फंड होता है। ठीक है, वो होता है लैंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, लैंड प्रॉपर्टी, तो ये भी आपके उसमें हो सकता है, एजेंडे में हो सकता है। लेकिन आपको इसके लिए भी आपको सेविंग करनी पड़ेगी। तो फ्यूचर में अलग अलग जगह पे आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, और जहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा होगा, तो उसी जगह पे आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एड्स एंड डिफरेंट बास्केट्स बफेट्स सक्सेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।